आज से चंद माह पहले जब लद्दाख के इलाके में भारत और चीन की आपस में झड़पें हुई थीं, तो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने महाज़े जंग की एक तस्वीराती गाइड जारी की थी, जिसमें सरहद की दोनों जानिब अफवाज और फौजी कुव्वत के तवाजुन को दिखाया गया था। ये चीन और भारत की जंग के इस थिएटर की मुकम्मल तस्वीर है, जिसमें भारत और चीन दोनों के मिसाइल और एटमी प्रोग्रामों की भी तफसील दर्ज है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिर्फ भारत और चीन मुकाबिल आएं, तो दोनों के दरमियान ताकत का तवाजुन इस कदर कमजोर होगा कि भारत का एक रिवायती जंग को जीतना नामुमकिन लगता है। ये वजूहात जो चीनी दिफाई तजिया निगार बताते हैं, वो आलमी माहिरीन के मुताबिक भी बिल्कुल दुरुस्त हैं, और भारत के संजीदा दिफाई माहिरीन भी यही राय रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अकेले चीन से भारत का महाज खोलना एक बदतरीन शिकस्त का सौदा है। ऐसी सूरत हाल में खा भारतीय हुकूमत हो या अमरीका का इत्तेहाद, कोई भी भारत को तन्हा इस जंग में कूदने का मशवरा नहीं देगा। ऐसी सूरत भारत के लिए खुदकुशी होगी और अमरीका के तमाम इत्तेहादियों के लिए बदनामी का बायस। इस खित्ते में अमरीका ने 2018 से आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी बढ़ाना शुरू की थी। अमरीका के महकमा दिफा ने इसी साल जो नेशनल डिफेंस की हिकमत अमली पेश की थी, उसे प्रायोरिटाइजिंग ग्रेट पावर कंपटीशन, यानी बड़ी ताकतों के दरमियान मुकाबले को तरजीह देना कहते हैं। इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद ये था कि हिंद चीनी खित्ते में चीन की बढ़ती हुई कुव्वत के मुकाबले में अपनी कुव्वत में इजाफा किया जाए। जब नवंबर 2019 में खित्ते में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की फौजी कुव्वत का अंदाजा लगाया गया, तो साथ इस बात का भी तखमीना लगाया गया कि हमें चीन का मुकाबला करने के लिए मजीद कितने हथियार और साजो सामान चाहिए। उस वक्त यानी 2019 में हमलावर आबदोजों की तादाद 80 के करीब थी, जिसे बढ़ाकर 100 करना मकसूद था। समुद्री लड़ाका बहरी जहाज 150 थे, जिन्हें 228 करना। F-35 फाइटर तैयारे सिर्फ 238 थे, जिन्हें 2500 करना, और आबदोज तबाह करने वाले तैयारे 100 थे, जिन्हें 250 करने की मंसूबाबंदी की गई। इसके साथ साथ खित्ते में मौजूद समुंदर में वाक़े जजीरों पर ऑस्ट्रेलवी, अमरीकी और जापानी अड्डों को जदीद तरीन लड़ने के निज़ामों से आरास्ता करना भी अहदाफ में शामिल था। इन तमाम जंगी तैयारियों के अलावा सियासी सतह पर इलाके में मौजूद 30 से ज्यादा ममालिक में अपनी मर्जी की हुकूमतों का क़याम और वहाँ की अवाम और अफवाज को अपना हमनवा और साथी बनाना भी जरूरी था। इस ज़िम्न में फिलिपाइन से लेकर भारत तक हर मुल्क में एक रस्साकशी का आगाज हुआ। मलेशिया के महातीर मोहम्मद को बीजिंग में तकरीर करने भेजा गया और वहां उसने चीन को आने वाले दिनों का साम्राज्य बनाकर पेश किया। एक ऐसा चीन जो सरमायाकारी के जरिए मुल्कों को यकमाल बना रहा है। श्रीलंका की बंदरगाह का मामला उठाया गया। थाईलैंड में अपनी मर्जी की फौजी हुकूमत को मुसल्लत करवाया गया। अमरीका की सारी कार्रवाई के मुकाबले में चीन ने कमाल महारत और मंसूबाबंदी से पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा में खुद को मजबूत किया। इसके साथ साथ उसने यूरोप और अफ्रीका के अलावा जनूबी अमेरिका के ममालिक को भी अपने वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे में शामिल कर लिया। इस कदर वसी मंसूबाबंदी के बावजूद सारे मंसूबे की शहरत 3 ममालिक से जुड़ी है, बर्मा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इनमें सबसे अहम पाकिस्तान और फिर बर्मा है, जबकि बांग्लादेश की अहमियत निस्बतन कम है। ये वो 3 तोते हैं जिनमें चीन की आइंदा मुआशी मुस्तकबिल की जान है। बर्मा का मामला निपटा दिया गया। आइंदा दिनों में क्या होता है वो जंग को मजीद हवा ही देगा। अगला मारिका बांग्लादेश में बर्पा होने वाला है, जहां वजीर आजम हसीना वाजिद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अजीज अहमद दोनों के मुश्तरका बहुत बड़े करप्शन और कत्लो गारत के स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। ये स्कैंडल जिसमें आर्मी चीफ के 4 ऐसे भाई भी शामिल हैं जो कभी कत्लो गारत और इकबाल बराए तावान के गैंग चलाते थे और फांसी और उम्र कैद जैसी सजाओं के ऐलान के बाद जेल से फरार होकर इस वक्त यूरोप में आबाद हैं और वजीर आजम हसीना वाजिद और आर्मी चीफ की करप्शन के धंधे को चला रहे हैं। इस स्कैंडल की तफसीलात आ रही हैं और ये इस वक्त मीडिया में टॉप स्टोरी के तौर पर चल रहा है। कल तक और बहुत कुछ सामने आ जाएगा। खित्ते में सिर्फ एक ही मुल्क भारत ऐसा है
है जिसके साथ चीन ने लातादाद तिजारती और इक्तिसादी मुआहदे भी किए हैं, मगर उसके बावजूद भारत चीन मुखालिफ मगरबी आलमी इत्तेहाद का अहम हिस्सा बन चुका है। बर्मा के बाद मशरकी सम के ममालिक में से वाहिद अहम मुल्क बांग्लादेश है, जिस पर चीन इस वक्त अपनी निगाहें मरकूज किए हुए है। बांग्लादेश अपने अंदर लातादाद सियासी कशमकशों की वजह से ऐसी हालत में है जहां किसी भी दिन अचानक ऐसी अफरा तफरी फूट सकती है। इस अफरा तफरी से भारत को मुदाखलत का जवाब भी मिल सकता है और भारत नवाज हसीना वाजिद भारतीय मदद से और बजोर कुव्वत मजीद मुसल्लत रहकर चीन के मफाद पर ज़रबे कारी लगा सकती है। मगरबी दुनिया और खुसूसन भारत के लिए हसीना वाजिद अब एक चले हुए कारतूस की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, जो अवामी मकबूलियत नहीं बल्कि फौजी कुव्वत से वहाँ बरसरे इक़्तिदार है और अब उसका बोझ उठाना सियासी तौर पर गलत है। हसीना वाजिद को एक ताकतवर आर्मी चीफ की मुकम्मल मदद हासिल है, इसलिए अभी तक ताकत और कुव्वत का तवाजुन हसीना वाजिद के हाथ में है। यही वजह है कि उसने मजहबी ताकतों पर क्रैकडाउन किया, पाकिस्तान के हामी अल बद्र के मुजाहिदीन और सियासी तौर पर मकबूल रहनुमाओं को फांसियां दी, मगर फौज और भारत नवाज सेकुलर लिबरल लॉबी की वजह से हालात ज्यादा खराब न हो सके। हालात को मजीद खराब करने और मुदाखलत के जवाब के लिए एक बड़े स्कैंडल की जरूरत थी और गुज़श्ता एक माह से हसीना वाजिद और फौज के एक पोशीदा करप्शन के स्कैंडल के बारे में हल्की हल्की खबरें बाहर आना शुरू हो चुकी हैं और चंद दिन पहले अल जजीरा टीवी ने करप्शन के एक बहुत बड़े और हैरान कुन स्कैंडल की दास्तान पर 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री नशर कर दी। इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान को जब 15 अगस्त 1975 को उसके खानदान समेत कत्ल किया गया तो उसकी 2 बेटियां हसीना और रेहाना मगरबी जर्मनी में मुकीम थीं। वो बांग्लादेश वापस न आईं, बल्कि उन्होंने भारत में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर ली। इसी दौरान हसीना वाजिद को अवामी लीग का सदर चुन लिया गया। वो 1981 में जिला वतनी खत्म करके बांग्लादेश आईं, तो मोहम्मदपुरा ढाका के एक खानदान के 5 भाइयों ने इसके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के फराइज सरंजाम देना शुरू कर दिए। उनमें 4 भाई ढाका शहर में कत्लो गारत, भत्ताखोरी और मुनशियात के धंधे में मुलव्वस थे, जबकि 5वें भाई अजीज अहमद ने बांग्लादेशी फौज में कमीशन हासिल कर ली थी। 4 भाई अनीस, टीपू, जोसेफ और अहमद बदनाम अहमद गैंग के नाम से काम करते थे, जो ढाका की अंडरवर्ल्ड में दहशत और खौफ की अलामत था। इस गैंग के गुंडे अवामी लीग के सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करते, मुखालिफिन को कत्ल और खौफ सता करते। इनमें से एक भाई जोसेफ को कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी 2 भाइयों अनीस और हारिस को उम्र कैद हुई। लेकिन अनीस भागकर मलेशिया चला गया और हारिस भारत में खुफिया एजेंसियों की पनाह में जिंदगी गुजारने लगा। इस दौरान उनका भाई अजीज अहमद तरक्की करता हुआ जर्नैल के ओहदे पर पहुंचा और उसे 2010 में बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। उसने ऑपोजिशन पार्टियों के अराकीन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर शदीद क्रैकडाउन किया कि उनमें से अक्सरियत को जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस क्रैकडाउन के नतीजे में हसीना वाजिद 2014 का इलेक्शन ऐसे हालात में जीती कि बांग्लादेश की गलियां फसादात से खून रेज हो रही थीं। हसीना वाजिद ने जनरल अजीज को 2018 में बांग्लादेश का आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया और आर्मी चीफ बनाने की तकरीब की सदारत भी खुद उसने की। उसी साल हसीना वाजिद ने जनरल अजीज के भाई जोसेफ की फांसी की सजा मुआफ कर दी और नतीजे में जनरल अजीज ने पूरे मुल्क के पोलिंग स्टेशनों को घेरे में लेकर इलेक्शन में ऐसी धांधली करवाई कि हसीना वाजिद भारी अक्सरियत से जीती। इस वक्त ये चारों भाई मलेशिया और हंगरी में हसीना वाजिद और आर्मी चीफ जनरल अजीज की करप्शन के सरमाए के मुहाफिज भी हैं, कारोबार के इंचार्ज भी और मजीद करप्शन के फ्रंटमैन भी। अल जजीरा ने खुफिया कैमरों से इन तमाम भाइयों की कार्रवाइयों, कारोबार और उनके हसीना और आर्मी चीफ से ताल्लुक की तफसीलात भी रिकॉर्ड करके दिखाई हैं। उनमें जनरल अजीज की एक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो बताता है कि हसीना वाजिद उसके भाइयों को किस कदर अहमियत देती है। जनरल अजीज के उस दौर की तफसील भी है जिसमें 9 दिसंबर 2014 को खुद हंगरी गया और वहां मौजूद लोगों से मिलकर अपने जराइम पेशा भाइयों के लिए ठिकाने का बंदोबस्त किया। फिर बांग्लादेश वापस जाकर अपने दोनों भाइयों के जाली नामों से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाकर उन्हें हंगरी और मलेशिया भिजवा दिया गया।
फौज और सियासतदानों का ये मुजरिमाना गठजोड़ जिसे बेनकाब किया जा रहा है, ये सिर्फ छोटा सा स्कैंडल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े स्कैंडल का छोटा सा हिस्सा है। इसमें खास तौर पर कहा गया है कि बांग्लादेशी फौज इसराइल की हुकूमत के साथ खुफिया रवाबित में है और हंगरी के रास्ते इसराइली असलहा और जासूसी के आलात खरीदती है और डील की कमीशन हसीना वाजिद और जनरल अजीज मुश्तरका तौर पर वसूल करते हैं। उस पैसे की जनरल अजीज के भाई देखभाल करते हैं। बांग्लादेश, जिसे अब तक एक कामयाब मिसाली जमहूरियत कहा जा रहा था, इस स्कैंडल के आने के बाद वहां नाराज सियासी गिरोहों को इकट्ठा करके एक अनारकी फैलाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त सियासतदान और फौज ही बदनाम हो चुके हैं और अब खित्ते में अमन के कयाम के लिए सिर्फ भारत की फौज बच जाती है, जो पहले भी 1971 में इसी बहाने से मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। ये एक खतरनाक मरहला है, आसाब की एक जंग है जिसमें भारत और चीन दोनों दाखिल हो चुके हैं और इन दोनों ने बांग्लादेश को निशाने पर रखा हुआ है। खित्ते में इस वक्त एक ऐसा माहौल है जहां उंगलियां बंदूकों के ट्रिगर पर, दिमाग जंगी मंसूबों में उलझे हुए, अफवाज मुकम्मल तैयार और मुल्कों के हालात अफरा तफरी में हैं। ऐसे में भारत के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे वो अपने आप को अंदरूनी तौर पर मजबूत करे, चीन को बिलवास्ता चैलेंज करे और खित्ते में मतलूबा जंग का आगाज भी कर दे। ये पाकिस्तान पर हमला है, इसके लिए फजा 75 साल से साजगार है। ये जंग का वो छोटा सा आगाज होगा जिससे खित्ते में चारों तरफ जहरीले बादल छा जाएंगे।